चेक चेक। हेलो बेटा, आवाज़ आ रही है? हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। सभी बच्चे कनेक्ट हो जाए बेटा जल्दी से। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 होने वाला है और हम लोग पढ़ेंगे क्या भाई? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। जल्दी से कनेक्ट हो जाइए बेटा। चलिए बेटा, स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं ना। ठीक है। देखिए भाई, कल की क्लास में हमने यहाँ पर छोड़ा था और यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब इस एटॉमिक थ्योरी में ये सबसे पहली थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी गिवन किसने दी थी भाई? डाल्टन ने दी थी। और डाल्टन ने क्या बताया है? मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल। तो जो हमारे पास छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, है ना भाई, उनको एटम्स नाम दिया गया। और वो इनडिविजिबल है, मतलब उनको हम डिवाइड नहीं कर सकते। एंड इनडिस्ट्रक्टेबल, मतलब उनको हम डिस्ट्रक्ट भी नहीं कर सकते। वो फाइनल पार्टिकल है। मतलब अगर हमारे पास कोई भी मैटर होगा ना बेटा, कोई भी मैटर होगा, तो उस मैटर को अगर आप तोड़ते जाओगे ना, तो फाइनली कहाँ तक पहुँचोगे? एटम्स तक ही पहुँच पाओगे। उस एटम्स के बाद और कुछ नहीं होगा। ये ऐसा मानना किसका था बेटा? डाल्टन का मानना था। उसके बाद सेकंड वाला पॉइंट देखते हैं बेटा, इसमें क्या बोल रखा है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। जो सेम एलिमेंट के हमारे पास एटम्स होते हैं, वो आइडेंटिकल होंगे हर एक रिस्पेक्ट में। मतलब उनका शेप भी सेम होगा, साइज भी सेम होगा, मास भी, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी। है ना भाई? आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बताया गया? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। जब हम लोग बात करें डिफरेंट एलिमेंट्स की, तो वहां पे जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होंगे भाई? डिफरेंट होंगे हर एक रिस्पेक्ट। मतलब उनका मास भी डिफरेंट होगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी, उनका शेप भी डिफरेंट होगा, उनका साइज भी डिफरेंट होगा। ठीक है भाई? आगे बढ़ते हैं। तो जो फोर्थ पॉइंट होता है वो क्या बोलते हैं भाई? डाल्टन बोलते हैं एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल कॉम्बिनेशन। उनका मानना था कि भाई जो सबसे छोटी यूनिट है वो क्या है? एटम है, जो एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और उसके बाद उन्होंने फिफ्थ पॉइंट बताया, फिफ्थ पॉस्टुलेट बताया, एटम्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो टू फॉर्म अ कंपाउंड। एटम्स नाउअडेज आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूल। मतलब जो हमारे पास कंपाउंड और एटम्स होते थे, उनको अब हम लोग क्या नाम देते हैं? मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। ठीक है भाई? और ये इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जो भी हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ कर आए हैं। अब देखिए बेटा, क्या होता है हमारे लिए? सिक्स्थ पॉइंट, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। मतलब कोई भी फिजिकल चेंज हो या फिर कोई भी केमिकल चेंज हो, हम एटम को क्रिएट या फिर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं बेटा। ठीक है? उसके बाद क्या है? केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ओनली कॉम्बिनेशन, सेपरेशन और रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। वहां पे सिर्फ क्या क्या हो सकता है? कॉम्बिनेशन हो सकता है एटम्स का, वहाँ पे एटम सेपरेट हो सकते हैं, और वहाँ पर रीअरेंजमेंट हो सकता है एटम्स का। तो ये केमिकल रिएक्शन के लिए उन्होंने बेसिक बताया था भाई। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आता है वो होता है लिमिटेशन। लिमिटेशन का मतलब होता है ड्रॉबैक्स। लिमिटेशन का मीनिंग क्या होता है? ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स मतलब खराबियाँ। तो अगर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की खराबियां देखें तो वो कितनी है हमारे पास? 5 खराबियां। देखो भाई, पहली खराबी क्या है? इट कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बाई मास बट फेल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। ये वाला अभी हम लोग पार्ट आगे देखेंगे आज।
है ना भाई, कि वो कैसे फेल हो जाता है, जो हमने लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स पढ़ा है वो उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है भाई। तो डाल्टन ने, और जो गेलुसेक लॉ हम लोगों ने पढ़ के आए हैं, वो डाल्टन थ्योरी के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। देखिए भाई, इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस, साइज, वैलेंसीज। मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो एटम्स है, मान लेते हैं हमारे पास एक आयरन का एटम है और एक गोल्ड का एटम है भाई। तो आयरन के एटम में और गोल्ड के एटम में डिफरेंस क्यों है? इनकी साइज डिफरेंट है, इनका इनकी वैलेंसीज भी डिफरेंट है और इनका मास भी डिफरेंट है। तो ये डिफरेंस है क्यों? तो वो उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ एंड वाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन विथ ईच अदर। मतलब क्यों और कैसे हमारे पास जो एलिमेंट है वो आपस में कंबाइन करते हैं। तो जैसे हमने बोला ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, तो ऐसा क्यों होता है भाई? ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया किसने? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने। फिर उसके बाद क्या आता है, इट फेल टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फोर्सेस दैट बाइंड्स द एटम टुगेदर। मतलब वो सीधी बात केमिकल बॉन्ड को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, है ना भाई। तो नेचर फोर्सेस हैं जो हमारे पास, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो एटम को बांध के रखती है एक मॉलिक्यूल के अंदर, तो उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इट गिव नो सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन बिटवीन अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट ऑफ अ कंपाउंड। कोई भी सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया जब हम लोग बात करते हैं अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और एंड दैट ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद हमारे पास आती है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बेटा। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में अब देखिए भाई, जो भी हम पढ़ के आए हैं अभी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी वो फेल हो गई है, तो अभी हम कौन सी थ्योरी यूज़ कर रहे हैं? मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी यूज़ कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग क्या है, एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इनडिविजिबल। मतलब एटम को हम इनडिविजिबल नहीं मानते, अब वो डिवाइड हो सकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ भाई कि हमारे पास जो भी एटम होता है उसके अंदर और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। जैसे हम लोग बात करें प्रोटॉन्स की, और जैसे हम लोग बात करें न्यूट्रॉन्स की, और जैसे बात करें भाई इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये हमारे पास इनसे भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और इन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल्स को ही हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या नाम देते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इनसे भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो उनके बारे में भी आप याद रखिए कि भाई जैसे प्रोटॉन की बात करें तो ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स किन से मिलके बनते हैं? क्वार्क्स से मिलके बनते हैं। क्वार्क्स से मिलके बनेंगे बेटा। ठीक है। ये क्वार्क्स भी कितने टाइप के होते हैं? पर्टिकुलरली 6 टाइप के होते हैं। ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास क्वार्क्स भी कितने टाइप के होते हैं? 6 टाइप के होते हैं। अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, टॉप क्वार्क, बॉटम क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, चार्म क्वार्क, है ना। फिर आते हैं न्यूट्रिनोज भी आते हैं, और छोटे छोटे पार्टिकल आ जाएंगे, तो इनको हम क्या बोलेंगे? सब सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है भाई। और भी छोटे छोटे पार्टिकल होते, तो मतलब ये सारा का सारा पार्ट हम लोग किसके अंदर पढ़ सकते हैं? पार्टिकल फिजिक्स के अंदर पढ़ सकते हैं बेटा। पार्टिकल फिजिक्स से रिलेट कर सकते हो आप इसे। तो एटम के अंदर और भी छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। तो जो जैसे डाल्टन ने बोला था कि हमारे पास एटम जो होता है, वो उन्होंने क्या बोला था कि एटम से छोटा और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर तो देखो, एटम से छोटा प्रोटॉन निकल गया। प्रोटॉन भी 3 क्वार्क से मिलके बना है ना भाई। और उनको भी होल्ड करने वाला पार्टिकल होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं ग्लूऑन। तो क्वार्क्स को बाइंड करके कौन रखता है? ग्लूऑन्स रखते हैं। ठीक है भाई। तो वो ये इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स मिल जाएंगे हमारे लिए। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट बोल रखा है वो क्या बोल रखा है? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट मे नॉट बी सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट। मतलब वो हमारे पास सेम नहीं होंगे, है ना भाई। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं, ये सेकंड पॉइंट के लिए बात कर लेते हैं, ये पहले पॉइंट की बात की है भाई। अब सेकंड पॉइंट की बात कर लेते ज़रा। जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है उसमें सेकंड पॉइंट की बात कर लेते। इस सेकंड पॉइंट में क्या बोला गया है कि मान लेते हैं हमारे पास क्लोरीन का एटम है। ये किसका एटम है? क्लोरीन का एटम है। तो बोल, अब जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी वो क्या बोल रही थी कि भाई क्लोरीन का एटम ऐसे ही दिखाई देगा, उनका सब कुछ सेम होगा। मतलब उनका शेप भी सेम, सही, बिल्कुल सेम टू सेम होगा, उनका साइज भी सेम होगा, उनका मास भी सेम होगा, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? सेम होंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी बेटा? सेम होंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है।
मैं आपको बता देता हूँ, मान लेते हैं क्लोरीन है, तो क्लोरीन के हमारे पास दो टाइप के एटम्स आपको देखने को मिलेंगे। कैसे? एक क्लोरीन मिलता है हमें 35 वाला, और एक क्लोरीन मिलता है हमें 37 वाला। ठीक है भाई। और दोनों का दोनों देखो भाई, एक 35 वाला और एक 37 वाला है, मतलब यहाँ पे मास क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। मास क्या हो गया भाई, डिफरेंट हो गया। लेकिन एटम तो हमारे लिए सेम ही है ना। क्यों? ये एटम किसका है, क्लोरीन का। अब देखो भाई, मतलब उनका शेप भी डिफरेंट आ गया, साइज भी डिफरेंट आ गया, उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट आ गई, मास तो डिफरेंट हो गया। तो फिर यही यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करता है कि भाई जैसे हमारे पास, जैसे देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ क्लोरीन with atomic masses 35 and 37 respectively. So what is going to happen बेटा, these are called as isotopes। इन्हीं को हम लोग क्या नाम देते हैं, आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। अब ये आइसोटोप्स एग्जिस्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो डिफरेंट डिफरेंट मास के एटम्स प्रेजेंट है। तो फिर यहाँ पे जो डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी वो क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा, इधर पे क्या बोला गया है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में हैव सिमिलर और मोर प्रॉपर्टीज। मतलब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम हो सकती है। ये उन्होंने किसने बोला है भाई, ये मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में हमें पता चला है भाई। ठीक है, कि हमारे पास जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम भी हो सकती है, हैव सिमिलर वन और मोर प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज सेम भी हो सकती हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ थर्ड पॉइंट के लिए, कि जैसे सोडियम की बात करें और पोटेशियम की बात करें तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती है। क्या भाई, इनका साइज वाइज जरूर डिफरेंट है, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। क्यों? ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके सोडियम पॉजिटिव बनाता है, और सिमिलरली ये पोटेशियम भी क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके पोटेशियम पॉजिटिव बना सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम प्रॉपर्टीज हैं बेटा हमारे लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब जो नेक्स्ट पॉइंट था हमारे लिए वो क्या है, द एटम्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब ये डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी से एज इट इज हमने कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है भाई, वो डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी थी ना, वो क्या बोल रही थी भाई, कि हमारे पास जो भी एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया भाई, कि एटम एक सबसे छोटी यूनिट है जो ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है भाई, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द रेशियो इन विच द डिफरेंट एटम्स कंबाइन मे बी फिक्स्ड एंड इंटीग्रल मल्टीपल बट नॉट ऑलवेज बी सिंपल। ये बात भी ध्यान रखेंगे हम लोग कि वो रेशियो हमारे लिए सिंपल नहीं होगा भाई। ठीक है, तो वो चेंज हो सकता है। तो जैसे अगर हम लोग बात करें कि कोई न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए बात करें, न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए बात करें, तो न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं बेटा। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें यूरेनियम से अगर हम लोग प्लूटोनियम बनाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, वहाँ पे न्यूट्रॉन का इंट्रैक्शन होगा। ठीक है भाई, और उसी को क्या नाम देते हैं, ट्रांसम्यूटेशन। उसी को क्या नाम देते हैं बेटा, ट्रांसम्यूटेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि हमारे पास सिंपल होल नंबर में रेशियो ना आए तो उससे भी ये भी पॉसिबिलिटी होती है केमिकल रिएक्शन के अंदर। और फिर क्या बोल रखा है, सिक्स्थ पॉइंट यही बोल रहा है भाई, देखो जैसे हम लोग एटम ऑफ वन एलिमेंट में भी चेंज इनटू एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट। तो अभी मैंने आपको बताया जैसे यूरेनियम को हम लोग किसके अंदर चेंज कर सकते हैं, प्लूटोनियम के अंदर, वही ट्रांसम्यूटेशन बोलते हैं, तो वो कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो, अच्छा इसमें बता दिया मैंने, मैं एक मिनट बेटा देखो, ध्यान से देखो, इधर पे मैं बताता हूँ कि इस वाले केस के लिए आप ये वाला एग्जाम्पल याद रखो। जैसे यहाँ पे हम लोग बात करें यूरेनियम, और यूरेनियम से हम लोग बना सकते हैं प्लूटोनियम। ठीक है भाई, यूरेनियम से क्या बना सकते हैं, प्लूटोनियम बना सकते हैं। अब यूरेनियम का कितना होता है नंबर, 92, और इसका मास नंबर कितना होता है यूरेनियम का, 235। कितना होता है, 235, और प्लूटोनियम का होता है 94, और फिर इसका मास नंबर होता है 239। तो इधर पे हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, प्रोटॉन तो ऐड कर ही रहे हैं साथ में, अगर हम लोग चाहें तो देखो इधर पे अल्फा रेस भी डाल दो। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे अल्फा रेस, अल्फा पार्टिकल मतलब क्या होता है, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन का सिस्टम ही तो होता है। तो अगर हम लोग अल्फा पार्टिकल यहाँ पे बम्बार्ड करेंगे यूरेनियम पे, और यूरेनियम का न्यूक्लियस बड़ा हो जाए, तो यूरेनियम से क्या बन जाएगा भाई, प्लूटोनियम भी बन सकता है। इसी को हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूटेशन मतलब एक टाइप के एटम से हम दूसरे टाइप का एटम भी बना सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है हमारे पास।
और फिर क्या है, द मास ऑफ एटम कैन बी चेंज्ड इनटू एनर्जी। ये वाला तो सबसे इजी है कि भाई इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है, तो इसके अकॉर्डिंग एनर्जी और मास आपस में इंटरचेंज की जा सकती है। एनर्जी और मास को हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। अब देखते हैं बेटा, अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो अब हम लोग हेडिंग लिखते हैं अवोगैड्रो हाइपोथेसिस। अवोगैड्रो हाइपोथेसिस। ठीक है बेटा, इसको ज़रा ध्यान से पढ़ेंगे। रीज़न क्या है, क्योंकि इस पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है। अब जैसे हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले तो हमारे पास जो डाल्टन्स थे, है ना भाई, जो डाल्टन थे, उन्होंने एक लॉ दिया था जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। और उस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता था, जैसे मैं बताता हूँ आपको, हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस रिएक्ट करके 2HCl गैस बना रहे हैं भाई। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन वो सेम फिक्स वॉल्यूम के रेशियो में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। मतलब अगर हम लोग बात करते हैं डाल्टन के अकॉर्डिंग, तो डाल्टन के अकॉर्डिंग क्या होने वाला है, डाल्टन के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसका एक वॉल्यूम इसके एक वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करेगा और इसके दो वॉल्यूम बन जाएंगे। ठीक है भाई। अब एक्चुअली में क्या हुआ, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बर्जीलियस। उनका नाम क्या था, बर्जीलियस था। देखो भाई, उनका नाम क्या था, बर्जीलियस। ठीक है भाई। तो बर्जीलियस ने अपनी थ्योरी को प्रपोज किया। बर्जीलियस क्या कहते हैं कि भाई वॉल्यूम तो सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एटम्स के बारे में भी बात कर सकते हैं। किसके बारे में बात कर सकते हैं, एटम्स के बारे में भी बात कर सकते हैं। कि जैसे आप वॉल्यूम के बारे में बोल रहे हो, इसी तरीके से हम लोग क्या बोल दें कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एटम्स के। तो उन्होंने यहाँ पे वॉल्यूम हटा के क्या लगाया, एटम को लगाया। मतलब वो क्या बोल रहे थे कि बर्जीलियस थ्योरी के अकॉर्डिंग, ध्यान से देखना बेटा, कि जैसे यहाँ पे वन वॉल्यूम है, यहाँ पे वन वॉल्यूम है, यहाँ पे टू वॉल्यूम है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि अगर इसके हम लोग एन एटम्स ले लेते हैं, किसके ले लेते हैं, एन एटम्स, हाइड्रोजन के, तो वो एन एटम्स किसके, क्लोरीन के एन एटम्स के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा बेटा, 2n एटम्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड्स बनाएगा। है ना भाई, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के बन जाएंगे। ये किसने बताया, बर्जीलियस ने बताया। लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ, इस थ्योरी में थोड़ा सा फ्लॉ था। क्यों, कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आ रहा था, अगर आप ध्यान से देखो। मैं क्या करता हूँ भाई, मान लेते हैं मैं एक एटम लेता हूँ, तो एक एटम मैंने किसका लिया भाई, हाइड्रोजन का। ये क्या बात हो रही है भाई, एक एटम हाइड्रोजन का लिया और एक एटम किसका लिया, क्लोरीन का। तो बनाने के बाद हमारे पास क्या बन जाना चाहिए, टू एटम्स किसके बन जाने चाहिए भाई, हाइड्रोजन क्लोराइड के बन जाने चाहिए, है ना। और अगर मैं क्या करूं भाई, इसका हाफ लूं और भी हाफ कर दूं, क्यों, क्योंकि देखो भाई, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, H2 है और एटम की बात कर रहे हैं, तो एटम एक थोड़ी ना लेना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, अब देखो भाई, एक एटम से तो मतलब ये तो हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि एटम है और वो भी आधा। ये तो मॉलिक्यूल है ना हमारे लिए, ये मॉलिक्यूल। तो एक्चुअली में बर्जीलियस ने एटम लेके ये गलती कर दी, क्या, कि उन्होंने एटम्स ले लिया, उन्हें मॉलिक्यूल की डेफिनेशन ही नहीं पता थी। तो फिर उसके बाद जो नए साइंटिस्ट आए, ये एटम के टर्म्स में हम डील नहीं कर रहे हैं भाई। क्यों नहीं करना है डील, क्यों नहीं करना है, रीज़न क्या हो गया भाई, रीज़न ये आ गया कि अगर आप एटम के टर्म में डील करोगे तो वन एटम लिखोगे जैसे ही, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का वन एटम और क्लोरीन का वन एटम, मतलब अब क्या बॉन्ड तोड़ोगे, है ना भाई। फिर तब जाके ये बनाओगे। मान लेते अगर मेरे को एक एटम बनाना है, इसका एक एटम चाहिए भाई HCl का, तो फिर ये कितना करना पड़ेगा, हाफ एटम, और ये कितना करना पड़ेगा, हाफ एटम। तो अब बताओ, एटम को तो आधा कर नहीं सकते हम। ये तो किसने बोला था, डाल्टन्स का लॉ था, पॉस्टुलेट था, तो उसके अकॉर्डिंग तो हम लोग ऐसा कर नहीं सकते। तो बर्जीलियस की थ्योरी क्या हो गई है भाई, फेल हो गई है। और मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन बना चला आ रहा है। तो फिर क्या हुआ, इसी चीज को एक्सप्लेन किसने किया, अवोगैड्रो ने एक्सप्लेन किया। अवोगैड्रो ने कैसे एक्सप्लेन कर दिया वो मैं बताता हूँ बेटा। अब देखो जरा, अगर हम लोग बात करते हैं अवोगैड्रो की क्या हाइपोथेसिस थी, वो कहते हैं कि भाई ठीक है, H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स 2HCl गैस। इस इक्वेशन के लिए भाई सही है कि आपने बोला, डाल्टन ने क्या बोला, डाल्टन ने बिल्कुल सही बोला,
डाल्टन ने तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद बोला कि इसका अगर हम लोग एक वॉल्यूम ले लेंगे और इसका भी एक वॉल्यूम ले लेंगे तो ये रिएक्शन करने के बाद इसका 2 वॉल्यूम हमें ऑब्टेन होगा। ठीक है भाई। लेकिन अगर हम लोग बात करें बर्जीलियस की, तो बर्जीलियस एटम्स के टर्म्स में कंसिडर कर रहे थे बेटा। किसके टर्म्स में कंसिडर कर रहे थे? एटम्स के टर्म्स में कंसिडर कर रहे थे। देखो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि अगर बात करें बर्जीलियस की, तो बर्जीलियस कंसिडर कर रहे थे यहाँ पे एन एटम्स इसके ले लो और एन एटम्स इसके ले लो, और तो इसके कितने बना लो? 2n एटम्स बना लो। और फिर उसके बाद अवोगैड्रो आए भाई। अवोगैड्रो ने क्या बोला? अवोगैड्रो, तो अवोगैड्रो कहते हैं कि भाई इनको एटम्स ना बोल के आप क्या बोलो, एक छोटा पार्टिकल बोलो जो डिवाइड हो सकता है और एटम्स के अंदर वो डिवाइड होगा, तो उन्होंने नाम दिया मॉलिक्यूल का। ठीक है भाई। तो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन एक तरीके से सही डेफिनेशन किसने बताई है? अवोगैड्रो ने बताई है भाई। अवोगैड्रो क्या कहते हैं कि आप यहाँ पे एटम्स ना लिख के आप सीधा सीधा क्या लिखो? मॉलिक्यूल्स लिखो। एन मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन बोलो। क्या बोलो? एन मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। वो रिएक्ट करेगा एन मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन के साथ, तब जाके हमारे पास क्या बन जाएंगे? 2n मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है भाई। तो ये किसकी हाइपोथेसिस थी? अवोगैड्रो की। अवोगैड्रो ने डिसाइड करके बताया कि भाई एटम्स ना लिख के आप यहाँ पे क्या लिखो? मॉलिक्यूल्स के बारे में लिखो। मतलब सीधी सीधी बात क्या है, अवोगैड्रो का स्टेटमेंट सुनते एक बारी के लिए, है ना भाई। उनका स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना बेटा। स्टेटमेंट में लिखने जा रहा हूँ, स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अवोगैड्रो क्या कहते हैं भाई? अवोगैड्रो का मानना है अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम्स, equal volumes of all the gases, of all gases contain equal number of molecules, equal number of molecules। ये किसका मानना है भाई? अवोगैड्रो का। और ये ही हमारे लिए सच हुआ। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? अवोगैड्रो हाइपोथेसिस बेटा। इसी को हम लोग क्या नाम दे देंगे? अवोगैड्रो हाइपोथेसिस। दिस इज नोन एज अवोगैड्रो हाइपोथेसिस। और इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास वॉल्यूम है गैसेस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के, या फिर बोल लो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स के या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। क्या बोला मैंने? कि अकॉर्डिंग टू अवोगैड्रो एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर वॉल्यूम वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है भाई। ये स्टेटमेंट दिया गया। किसने दिया है? ये अवोगैड्रो ने दिया है। मतलब वो क्या मानते थे कि हमारे पास यहाँ पे एटम्स ना होके क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होना चाहिए। ठीक है भाई। यहाँ पे वी क्या डिनोट कर रहा है बेटा? वॉल्यूम को, वॉल्यूम ऑफ गैस को। और एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। ठीक है भाई। या फिर और आप यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते, या फिर आप सीधा सीधा मोल्स भी लिख सकते। नंबर ऑफ मोल्स को भी रिप्रेजेंट कर सकता है बेटा ये। ठीक है। तो बिल्कुल सेम चीज है। ये क्या है अब ये नंबर ऑफ मोल से आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको पढ़ाऊंगा मोल कॉन्सेप्ट, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो वो मैं अभी बता देता हूँ बेसिक सा, कि अगर हम लोग बात करते हैं जैसे हमारे पास 1 पेयर होता है, तो 1 पेयर का मतलब कितना होता है? 2। 1 डजन की बात करें तो वो कितना होता है बेटा हमारे लिए? 12। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं 1 मोल की, तो वो कितना होता है हमारे लिए? इक्वल होता है 6.022 इंटू 10⁻23 के। तो ये 6.022 इंटू 10⁻23 एक नंबर है, उसको क्या रिप्रेजेंट करता है? मोल। तो अगर मेरे पास इतने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना भाई, तो अगर मेरे पास 6.022
इंटू 10⁻23। इसी नंबर को हम लोग Na भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? Na। यही नंबर हमारे लिए क्या कहलाता है? अवोगैड्रो नंबर। ये नंबर क्या कहलाएगा? अवोगैड्रो नंबर। ठीक है भाई। और इसके बाद ये अवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स होंगे, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं कि मेरे पास 1 मोल मॉलिक्यूल्स है। क्या बोलूंगा मैं? 1 मोल मॉलिक्यूल्स है मेरे पास। ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल सी बात है। इसका मतलब क्या है कि मोल इज जस्ट अ नंबर, it is representing the amount of substance. what the mole is representing? the amount of substance। तो इसी के आगे हम लोग फिर मोल कॉन्सेप्ट भी पढ़ सकते हैं। ठीक है भाई। तो ये अकॉर्डिंग टू अवोगैड्रो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास जो भी वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? नंबर ऑफ मोल्स के या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। ठीक है भाई। अब यहाँ पे खास बात क्या नोटिस करी आपने कि यहाँ पे हमें देखने को मिला मोल कॉन्सेप्ट का भी थोड़ा सा बेसिक सा पार्ट। ये क्या कहलाता है हमारे लिए? मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा बेटा, अभी आप परेशान मत होइए। और देखिए भाई, मोल कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे और पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे उन्होंने वॉल्यूम को फिक्स कर लिया, मान लेते 1 लीटर है, अब 1 लीटर के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, तो उसको मोल से डिनोट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है भाई। किससे डिनोट कर सकते हैं? मोल से डिनोट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि हमारे पास कुछ एप्लीकेशन भी होते हैं बेटा। ठीक है, वो एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ अवोगैड्रो लॉ। एप्लीकेशन ऑफ अवोगैड्रो लॉ। देखो, पहले वो हाइपोथेसिस थी और फिर उसके बाद प्रूव हो गई, तो फिर हम उसे लॉ ही बना दिया, अवोगैड्रो लॉ। ठीक है भाई। तो अब ये अवोगैड्रो लॉ है क्या चीज? वही है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा एट कांस्टेंट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है भाई। तो इसके बारे में ही बात कर रहे हैं, तो इसके हमें कुछ एप्लीकेशन पढ़ने होते हैं बेटा। तो अगर हम लोग बात करें तो जो पहला एप्लीकेशन होता है कि इट हेल्प्स इन द डिडक्शन ऑफ एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट्री गैसेस। ठीक है भाई। अब ये वर्ड आया हमारे लिए एटॉमिसिटी। ये एटॉमिसिटी का मीनिंग क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं बेटा। एटॉमिसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स। ये क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, प्रेजेंट इन इट्स मॉलिक्यूल, प्रेजेंट इन इट्स मॉलिक्यूल। ठीक है भाई। क्या बोला मैंने? कि कितने एटम्स प्रेजेंट हैं उसके मॉलिक्यूल में। ठीक है भाई। उसी को क्या नाम देते हैं हम लोग? एटॉमिसिटी का नाम देते हैं। अब जैसे बात करें हम लोग कि हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, क्लोरीन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, तो इन सब की एटॉमिसिटी हमें मालूम है कितनी कितनी होती है। तो हाइड्रोजन गैस की एटॉमिसिटी कितनी होती है? 2। ऑक्सीजन की भी 2, है ना, क्लोरीन की भी 2, नाइट्रोजन की भी 2। लेकिन अगर हम लोग बात करें हीलियम की, किसकी बात करें बेटा? हीलियम गैस की, तो हीलियम गैस की एटॉमिसिटी कितनी निकल के आएगी? 1। ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें हमको कैसे पता चली? ये हम लोगों ने जो डिडक्शन किया है, ये सारी सारी एटॉमिसिटी हम लोगों ने निकाली है, ये सारे सारे मॉलिक्यूल्स के लिए, ये सब हम लोगों ने किसकी मदद से निकाल पाए? अवोगैड्रो लॉ की मदद से निकाल पाए। तो अगर जैसे हम लोग बात करें ऑक्सीजन के लिए पर्टिकुलरली, ठीक है भाई, इस वाले सब्सटेंस के लिए बात करें, तो जैसे हमारे पास एक रिएक्शन होती है ना, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। तो ये हमारे पास एक बेसिक सी रिएक्शन है बेटा। इस रिएक्शन से हम लोग क्या पता लगा सकते हैं? जब हम लोगों ने चेक किया तो हमें पता चला कि हमें इसका कितना वॉल्यूम चाहिए पड़ता है बेटा? 2 वॉल्यूम चाहिए पड़ता है। और इसका कितना चाहिए रहता है? 1 वॉल्यूम। तब जाके हमारे पास 2 वॉल्यूम वाटर का बन पाता है। तो मतलब इससे हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि हमारे पास ऑक्सीजन जो होता है भाई, वो उसके अंदर 2 एटम्स प्रेजेंट होंगे।
कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे? 2 एटम्स प्रेजेंट होंगे। मैं आपको फिर से करके बताता हूँ, एक बारी के लिए देखो। जैसे मैं आपको बोलता हूँ 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। ठीक है भाई। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमारे पास, अगर हम लोग यहाँ पे लिखें डाल्टन्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग, डाल्टन्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या आएगा कि यहाँ पे इसका 2 वॉल्यूम रिएक्ट करेगा इसके 1 वॉल्यूम के साथ, तो ये कितना बन जाएगा बेटा? 2 वॉल्यूम बन जाएगा इसका। ठीक है भाई। अब क्या होगा अगर हम इसमें अवोगैड्रो की हाइपोथेसिस लगाएं? क्या लगाएं? बाय अप्लाइंग अवोगैड्रो हाइपोथेसिस। तो देखना बेटा क्या होगा। अब देखो यहां पे मैं क्या लिखूंगा कि मैं यहां पे मॉलिक्यूल ले रहा 2n मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स लिए? 2n मॉलिक्यूल्स लिए। और यहां पे हमें कितने मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे? n मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे। तब जाके इसके कितने मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे? 2n मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। ठीक है, सिंपल है। अब देखो अब मैं क्या करता हूं, अब ये n को, n वाला जो फैक्टर है इसको हटा देता हूं। मैं बोलता हूं कि भाई मैं 2 मॉलिक्यूल ही ले लेता हूं। 2 मॉलिक्यूल मैंने किसके ले लिए भाई? हाइड्रोजन के ले लिए। तो इसका मुझे कितना लेना पड़ेगा? 1 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। और इसका मुझे कितना बन जाएगा? 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। ठीक है भाई। अगर मैं आप क्या बोलूं कि इस पूरी इक्वेशन को मैं किससे डिवाइड कर दूं भाई? 2 से डिवाइड कर दूं। तो मैं क्या बोलूंगा? एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट करेगा भाई? हाफ मॉलिक्यूल, हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। तब जाके मेरे पास क्या बन जाएगा? एक मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल वाटर बन जाएगा। तो अब आपने यहां पे नोटिस किया ना, ये वाला जो फैक्टर आ रहा है देखो 1/2 आ गया इधर पे, 1/2 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ऑक्सीजन में पक्के में कितने आइटम रहे होंगे? 2 आइटम रहे होंगे। तो ये वाले फैक्टर से हमें क्या पता चला कि 1/2 मॉलिक्यूल से हमें ये इन्फ्रेंस निकालने को मिला कि ऑक्सीजन के अंदर कितने एटम्स हैं? ऑक्सीजन के अंदर उसके पास 2 एटम्स हैं प्रेजेंट। तो ये हम लोग इन्फ्रेंस निकाल पाए, एटॉमिसिटी कैलकुलेट कर पाए बेटा। ठीक है, कि 1/2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 1 एटम। अगर हम लोग बात करें 1/2 मॉलिक्यूल ऑफ O2, ये कितना हो जाएगा? 1 एटम हो जाएगा। तो वो दो, एक मॉलिक्यूल के साथ मतलब कितने एटम आ जाएंगे? एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स आ जाएंगे। ठीक है। हाफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 मतलब कितना है? 1 एटम। और अगर हम लोग बात करें 1 मॉलिक्यूल की, तो उसके अंदर कितने आ जाएंगे? 1 मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम्स आ जाएंगे। देखो यही लिखा है हमारे पास। ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या होता है हमारे पास? जो सेकंड एप्लीकेशन होता है, देखो ये पहला एप्लीकेशन था अवोगैड्रो लॉ का। अब सेकंड एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं बेटा। तो सेकंड एप्लीकेशन और देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखो भाई, ये सेकंड एप्लीकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन determination of relationship between vapor density and molar mass of a gas, molar mass of a gas। ठीक है भाई। तो अब हम लोग इसके थ्रू क्या डिटरमाइन कर सकते हैं? वेपर डेंसिटी और मोलर मास में क्या रिलेशनशिप होता है बेटा। ठीक है, उसको आइडेंटिफाई कर सकते। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये आती है कि वेपर डेंसिटी क्या होती है ना भाई। सबसे पहली बात यहाँ पे क्या आती है? व्हाट इज द वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस, है ना भाई। तो यहाँ पे जो टर्म आ रहा है हमारे लिए वेपर डेंसिटी ऑफ गैस, इसका मीनिंग क्या है? तो उसकी डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं भाई। वो क्या होती है? इट इज द रेशियो बिटवीन द रेशियो बिटवीन mass of a certain mass of a certain volume of gas to the mass of the same volume of
हाइड्रोजन गैस। ठीक है भाई। मतलब यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है एक्चुअली में ये इसको हम लोग बोलना चाहिए रिलेटिव वेपर डेंसिटी। ठीक है भाई। रिलेटिव वेपर डेंसिटी का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग बात कैलकुलेट करें वेपर डेंसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू वेपर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो इस तरीके से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, रिलेटिव वेपर डेंसिटी। कि अब देखो भाई वेपर डेंसिटी को अगर आप एग्जैक्टली पूछोगे क्या होगा वेपर डेंसिटी, तो मैं उसे क्या बोलूंगा कि इट इज ऑल्सो इक्वल टू मास ऑफ वेपर ऑफ गैस अपॉन मास ऑफ वेपर ऑफ हाइड्रोजन गैस। बस यहाँ पे क्या कंडीशन फिक्स होगी कि इसके नीचे वॉल्यूम भी होगा, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, इसके नीचे भी वॉल्यूम होगा। अगर वॉल्यूम वॉल्यूम सेम है बेटा तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और क्या आएगा हमारे लिए, मास ऑफ द वेपर ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ द वेपर ऑफ गैस अपॉन मास ऑफ द वेपर ऑफ हाइड्रोजन गैस। आप ऐसे समझिए, देखिए मैं बताता हूँ, एक मिनट। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि मैं डेंसिटी की बात करता हूँ, तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है हमारे लिए मास अपॉन वॉल्यूम। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब क्या हो, अगर मैं बात करूं कि वेपर डेंसिटी की, किसकी बात करूं, वेपर डेंसिटी की, तो वेपर डेंसिटी ऑफ गैस वो क्या हो जाएगा हमारे लिए, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगा, मास ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस, अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस, मास ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस हो जाएगा। अब देखो बेटा, अगर मैं यहां पे क्या बोलता हूं, वेपर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन बोलता हूं, क्या बोलता हूं, वेपर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन बोल देता हूं भाई, तो वो कितना हो जाएगा, मास ऑफ हाइड्रोजन गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। ठीक है भाई। अब क्या करता हूं मैं, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देता हूं, इस तरीके से समझिए कि इक्वेशन नंबर 1 थी और ये इक्वेशन नंबर 2 थी, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 कर दिया भाई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दिया। तो क्या होगा वहां पे, अगर आप नोटिस करोगे तो वहां पे क्या आएगा, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन वेपर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस would be equal to mass of gas upon volume of gas divided by mass of H2 gas divided by volume of हाइड्रोजन गैस। तो क्या होगा भाई, अब हम यहाँ पे बात करेंगे भाई, अब देखो मैं इस गैस को G से रिप्रेजेंट करूंगा, हाइड्रोजन को H2 से रिप्रेजेंट कर दूंगा बेटा। ठीक है, यहाँ पे मैंने गैस को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, स्मॉल g से, और हाइड्रोजन को मैं H2 से ही रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये हाइड्रोजन है। अब देखो जरा हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, m ऑफ g अपॉन v ऑफ g अपॉन m ऑफ H2 अपॉन v ऑफ H2। ठीक है भाई। अब क्या हो, अगर उनका वॉल्यूम सेम हो, इफ v ऑफ g इज इक्वल्स टू v ऑफ H2, तो क्या होगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आंसर क्या आएगा, मास ऑफ g अपॉन मास ऑफ H2। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहां पे कि वेपर डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन वेपर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन would be equal to mass of gas G अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ गैस अपॉन
मास ऑफ हाइड्रोजन। तो इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा, रिलेटिव वेपर डेंसिटी। रिलेटिव वेपर डेंसिटी। ठीक है भाई, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। कैसी है भाई, यूनिटलेस क्वांटिटी है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए आप, कि यहाँ पे हम लोग मॉलिक्यूलर मास से भी क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। क्योंकि एक एक मॉलिक्यूल के लिए बात कर रहे हैं, अगर एन मॉलिक्यूल्स हैं तो हम लोग उसके लिए, अब एक मॉलिक्यूल के लिए बात करेंगे तो उसका मॉलिक्यूलर मास भी रख सकते हैं। और अगर आप बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के लिए बात कर रहे हो तो एन मॉलिक्यूल्स भी ले सकते हो आप गैस के। तो यहां पे मैं एक मॉलिक्यूल के लिए बात कर रहा हूं, फॉर वन मॉलिक्यूल। तो अगर मैं मास ऑफ गैस बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगा हमारे लिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस हो जाएगा। और अगर मैं बात करूंगा फॉर वन मॉलिक्यूल, तो मास ऑफ H2 गैस वो कितना हो जाएगा बेटा हमारे लिए, 2 AMU। 2 AMU हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर सकते, यहां पे क्या निकाल सकते, वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ सम गैस, यानी कि मोलर मास ऑफ सम गैस शुड बी इक्वल टू 2/2 मास ऑफ सम गैस अपॉन 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मास ऑफ H2 रखना है, तो मोलर मास ऑफ H2 पुट करेंगे तो वो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे से हम लोग रिलेशनशिप क्या निकाल सकते हैं, मोलर मास ऑफ गैस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी, या फिर रिलेटिव वेपर डेंसिटी, कुछ भी बोल दो बेटा। ठीक है, वेपर डेंसिटी और रिलेटिव वेपर डेंसिटी। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारे लिए क्या आ गया रिलेशनशिप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आ गया, मोलर मास ऑफ अ गैस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। ठीक है भाई, तो कई बार ऐसा होगा कि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, वेपर डेंसिटी गिवन होगी भाई, और आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने को पूछा जाएगा, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है, इसी को रिलेटिव वेपर डेंसिटी बोलते हैं। और एक बात याद रखिए बेटा, कि रिलेटिव वेपर डेंसिटी हैज नो यूनिट, यहीं लिखवा देता हूं, रिलेटिव वेपर डेंसिटी हैज नो यूनिट। क्यों नहीं होगी कि यूनिट, क्योंकि वो भी वेपर डेंसिटी और वेपर डेंसिटी का डिवीजन है, तो दोनों यूनिट क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये कैसी क्वांटिटी होगी, यूनिट लेस क्वांटिटी होगी। ठीक है भाई, तो यूनिट लेस क्वांटिटी होगी रिलेटिव वेपर डेंसिटी। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब हमारे पास जो थर्ड इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है, लास्ट होता है, वो क्या होता है, उसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन masses and volume of gas, mass and volume of gas। देखो भाई, अब इसकी डेरिवेशन पढ़ने में कुछ नहीं रखा हुआ है, मैं आपको एक सिंपल सा रिलेशनशिप बताऊंगा, आप उसको लर्न कर लीजिए, तो फिर आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। बस देखो क्या है भाई, वो देखो रिलेशनशिप क्या है, पहले वो रिलेशनशिप हम लोग लर्न कर लेते। जैसे यहाँ पे हमें क्या रिलेशनशिप याद करना है, मोलर मास ऑफ अ गैस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। इसकी पूरी डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, ये दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम लोग जब स्टोकियोमेट्री पढ़ेंगे तो भाई वहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, या फिर जब हम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिकुलर फॉर्मूला का कोई क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखो यहाँ पे क्या फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होगा, कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है, मोलर मास इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स होता है वेपर डेंसिटी का, ये तो सही है। अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू, भाई यहाँ पे वही लिख सकता हूँ कि मास ऑफ गैस अपॉन, इधर पे क्या लिखूंगा, मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है भाई, अब देखो, अब मैं क्या बात करता हूं, यहां पे मास की बात चल रही है तो मैं इसको वॉल्यूम से भी रिलेट कर सकता हूं, कि मास ऑफ 1 लीटर गैस एट STP। तो यहां पे क्या लिख सकता हूं इसको, 2 इंटू मास ऑफ
1 liter gas at STP upon mass of 1 liter hydrogen at STP, हाइड्रोजन एट STP। ठीक है बेटा। अब क्या होगा, अब ये जो हाइड्रोजन का मास होता है एट STP ये तो फिक्स होता है, तो उसकी वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। वो कितनी होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो 2 क्रॉस हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ 1 लीटर गैस एट STP इज इक्वल्स टू, और सॉरी अपॉन, ये कितना हो जाएगा, अगर हम इसका मास पुट करते हैं बेटा तो ये आता है हमारे लिए 0.089। कितना आएगा, 0.089। ठीक है भाई। तो अब इसकी वैल्यू अगर हमने पुट कर दी है तो फिर हमारे लिए यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम लोग, इसको 2/0.089 कर दें। कितना कर दें, 2/0.089 मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ 1 लीटर गैस एट STP। अभी STP क्या है मैं बताता हूं बेटा। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व कर लोगे 2/0.089 तो इट वुड बी ऑलमोस्ट अबाउट 22.4 टाइम्स मास ऑफ 1 लीटर गैस एट STP। तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप निकल के आया वो क्या निकल के आया, मोलर मास ऑफ अ गैस इज इक्वल्स टू व्हाट, molar mass of a gas is equals to this 22.4 times mass of 1 liter gas at STP। ठीक है भाई। अब ये जो 22 पॉइंट, अब अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप निकल के आया बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं ये 22.4 क्या है, 22.4 लीटर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसी को हम लोग नाम देंगे भाई ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। क्या नाम देंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। ठीक है भाई, इसी को शॉर्ट में लिखते हैं GMV। ठीक है, कभी ऐसा क्वेश्चन तो आया नहीं बट इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन ज़रूर आता है, तो आप उसको लर्न रखेंगे क्या कि 22.4 लीटर, अगर 1 ग्राम सब्सटेंस के लिए हम लोग बात, 1 ग्राम सब्सटेंस के लिए बात कर रहे हैं, है ना भाई, तो वो कितना आएगा 22.4 लीटर के इक्वल आएगा, है ना। सॉरी, 1 मोल सब्सटेंस के लिए बात कर रहे हैं तो वो कितना आएगा 22.4 लीटर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है बेटा। और यहाँ पे STP क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर होता है। क्या होता है STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर होता है। अब ये STP के बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो STP को भी लिख सकते हो आप, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है भाई, तो इनकी वैल्यू फिक्स होती है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी बेटा, है ना भाई। तो जैसे अगर हम लोग इसकी बात करें, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और स्टैंडर्ड प्रेशर 1 ATM। ठीक है भाई, ये 273 केल्विन ले लेते हैं और इसको 1 ATM ले लेते हैं। तो ये हमारे लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर है। और इसको क्या बोलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, दैट इज 22.4 लीटर। ठीक है भाई। इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप क्या निकल के आया हमारे पास, ये वाला इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप निकल के आया। ठीक है भाई, इस रिलेशनशिप को आप याद कर लेंगे। तो आज की क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी जो कि किसके ऊपर बेस्ड थी बेटा, अवोगैड्रो हाइपोथेसिस के ऊपर बेस्ड थी, और इन पे बेस्ड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आगे वाली क्लासेस में। ठीक है भाई, तो इनको आप ध्यान से पढ़ लेना। मैं एक बार के लिए रिवाइज करा देता हूँ, ध्यान से देखो ज़रा कि एक रिलेशनशिप तो हमने यहाँ से ये पढ़ा कि एटॉमिसिटी निकालने में हेल्प करता है अवोगैड्रो का रिलेशनशिप, अवोगैड्रो लॉ। और दूसरा क्या पढ़ा कि वो रिलेटिव वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास में बताता है। और तीसरा रिलेशनशिप क्या पढ़ा कि वो मोलर मास और मोलर वॉल्यूम के बारे में बताता है हमें। ठीक है भाई, तो मैं आपको एक बारी के लिए समराइज कर देता हूँ। समरी देख लीजिए कि हमने सबसे पहले पढ़ा था क्या, डाल्टन लॉ, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है भाई, उसके बाद क्या पढ़ा, उसका फेलियर।
अब क्या हुआ, उसके बाद हमने पढ़ी है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ठीक है भाई। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा है, नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अवोगैड्रो हाइपोथेसिस, अवोगैड्रो हाइपोथेसिस। ठीक है बेटा। अब इसके अंदर हमने इसके एप्लीकेशन वाले पार्ट को भी पढ़ लिया है, एप्लीकेशन वाले पार्ट को भी पढ़ लिया। अब अवोगैड्रो हाइपोथेसिस के एप्लीकेशन, इसके 3 एप्लीकेशन थे बेटा। पहला क्या था कि हम लोग एटॉमिसिटी निकाल सकते हैं, एटॉमिसिटी निकाल सकते हैं। किन की एटॉमिसिटी निकाल सकते हैं बेटा, अगर हम लोग बात करें एलिमेंट्री गैसेस की, एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट्री गैसेस, इसके बारे में बात कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया क्या भाई, वो मोलर मास बराबर कितना होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, मोलर मास इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये वाला फॉर्मूला भी हम लोग यहीं से डराइव कर सकते हैं। और जो तीसरा फॉर्मूला होता है हमारे लिए, वो मैंने क्या बताया, मोलर मास इज इक्वल्स टू भाई 22.4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ गैस, मास ऑफ, मास ऑफ 1 लीटर गैस एट एस टी पी, एट एस टी पी। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। तो ये आपको लर्न होने चाहिए भाई, एटलीस्ट ये वाला पार्ट देखो भाई, ये तो इंपॉर्टेंट है ही और ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, ये दोनों रिलेशनशिप आप लर्न कर लीजिए। इसके आगे अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है मॉलिक्यूलर मास और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवरेज एटॉमिक मास, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको कोई डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं। हैप्पी लर्निंग टू ऑल।